आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैरालाइज। इनके पैरालाइज पैरालाइज मीन्स लकवा। आज हम जानेंगे कि लकवा क्या होता है, ये क्यों होता है, किस उम्र में होता है और इसके होने के कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बात करते हैं, चलो आज का टॉपिक पैरालाइज यानी कि लकवा। लकवा एक ऐसी गंभीर स्थिति है, एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं होती। उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, चाहे कितना भी ट्रीटमेंट हम लें, अगर वो लास्ट स्टेज में है तो। अगर हल्का फुल्का बॉडी के किसी थोड़ा बहुत किसी बॉडी में आया, बॉडी के किसी हिस्से में आया तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपरली वो ब्रेन से रिलेटेड है या ब्रेन से शुरू हुआ तो वो कभी ठीक नहीं होता। लकवा क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। लकवा एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी एक मांसपेशी का, एक मसल्स का या मांसपेशियों का ग्रुप काम करना बंद कर देता है। यानी कि जिस हिस्से में पैरालाइज होता है वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। अब ये ऐसा होता क्यों है कि दिमाग के अंदर से मोटर नर्व अपना काम करना बंद कर देती है। यानी कि दिमाग से जो नर्व जिस हिस्से में जाती है उस हिस्से में कोई गड़बड़ी आ जाए, या दिमाग में वो हिस्सा जो सप्लाई करता है नर्व सिस्टम अपनी बॉडी में, या संचार भेजता है या संकेत भेजता है, वो संकेत भेजना बंद कर दे तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम ब्रेन को एक एक्सचेंज कह सकते हैं। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज होता है, वैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर से संचार का माध्यम दिया गया है। भगवान ने हमारी बॉडी को कुछ ऐसा बनाया है कि वो कुछ ऐसे सिस्टम तैयार करके भेजा है कि कुछ चीजें बॉडी दिमाग से हमारे बॉडी के अंदर जाती है और कुछ चीजें बॉडी के अंदर से हमारे दिमाग तक पहुंचती है। जो दिमाग से शरीर को सप्लाई होती है, जो संकेत भेजते हैं, उसको मोटर नर्व का नाम दिया गया है। और जो संचार वापस वहां से या संकेत वापस हमारे ब्रेन में आता है उसको हम सेंसरी नर्व के नाम से जानते हैं। इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। तो अभी बात चल रही है कि पैरालाइज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दिमाग के जो नेटवर्क होता है वहां से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए, या ब्रेन में कुछ स्ट्रोक आ जाए, या कोई नस ब्लॉक हो जाए, ऐसे हिस्से में कुछ स्ट्रोक आने के कारण वो हिस्सा वहां से अपना संचार का या संचार जो है या संदेश है वो बॉडी के हिस्से में नहीं भेज पाता, और जहां वो संकेत नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा अपना काम करना बंद कर देगा। आज के समय में मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो चल रही है वो यही है कि पैरालाइज ही सबसे बड़ा बीमारी आज के टाइम की बनी है। एक सर्वे के आधार पर मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में हर साल 10 लाख के पीछे 3500 लोग पैरालाइज के शिकार हो रहे हैं। ये सर्वे 2019 का है, और लॉकडाउन के बाद यानी कि कोरोना बीमारी आने के बाद में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये एक इतनी सीरियस बीमारी हो गई है कि अगर हम प्रॉपरली इन चीजों का ध्यान ना रखें तो पैरालाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि पैरालाइज क्या होता है। दूसरा, बॉडी के जिस हिस्से में संचार नहीं जाता वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अगर वो हिस्सा हमारे दिमाग का वो हिस्सा अगर वहां से संचार जैसे हाथ में नहीं भेजता तो हाथ का काम करना बंद कर देगा, पैर में नहीं भेजता तो पैर अपना काम करना बंद कर देगा, चेस्ट में नहीं पहुंचता तो सांस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बोलने की अगर कोई नस ब्लॉक हो गई तो बोलने में बंदा कंफ्यूज हो जाएगा या बोल नहीं पाएगा, या भूलने की कोई ऐसी समस्या आ गई कि भूल जाएगा, यानी कि भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा या उसने क्या बोला है वो उसको समझ में नहीं आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आज के समय में जो जितने भी पैरालाइज अटैक हो रहे हैं उसमें 90% केस में लकवा दिमाग से रिलेटेड हो रहा है। यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, दिमाग की नस फट रही है या वहां की ब्लॉक हो रही है, उसके कारण लकवा आ रहा है। अभी हम बात करते हैं कि लकवा कितने प्रकार का होता है। लकवे का प्रकार किस आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं या उसको बांट सकते हैं कि ये कौन सा लकवा है, इस लकवे का क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य जो लकवे का प्रकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया यानी कि शरीर के किसी एक अंग का काम करना बंद कर दे, उसको मोनोप्लीजिया का नाम दिया गया है। ये किसी एक स्पेशल स्ट्रोक के कारण होता है, या कोई हाथ की कोई नस ब्लॉक हो गई उसके कारण होता है, या एक ऐसा कोई पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई कंप्रेस आ गया, दबाव लग गया तो उसके कारण वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। कई बार सेरेब्रल पैल्सी में भी एक हाथ एक बाजू काम करना बंद कर देता है। सेरेब्रल पैल्सी यानी कि मुंह का लकवा।
ये भी इसका एक पैरालाइज का ही एक प्रकार है, यानी कि पैरालाइज। मोनोप्लीजिया के बाद आप सेरेब्रल पैल्सी, सीपी को भी इसमें डाल सकते हैं, यानी कि मुंह का लकवा, जिसमें मुंह का एक हिस्सा चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंह का लकवा होता है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली जो क्लास थी उसमें आपने ये चैप्टर पढ़ा था, हमने आपने सुना होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देख ले, सेरेब्रल पैल्सी पे स्पेशल सीपी क्या है, तो आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। दूसरा आता है हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया यानी कि नाम से ही पता चलता है कि हेमी का मतलब आधा, और प्लीजिया का मतलब लकवा, यानी कि पैरालाइज, यानी कि आधा लकवा। आधा लकवा मतलब आधे हिस्से का लकवा। शरीर के आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसमें हमारा आधा मुंह आ गया, हाथ आ गया, ट्रंक आ गया, पैर आ गया, ये चीजें एक हिस्सा काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। ये प्रॉब्लम कब आती है? ये प्रॉब्लम आने का कारण दिमाग के अंदर बहुत बड़े एरिया में कोई स्ट्रोक हो गया हो, या नस ब्लॉक हो गई हो, या खून का थक्का जम गया हो, या कोई चोट लगने के कारण ऐसी स्थिति आ गई, तो बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तीसरा आता है पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया यानी कि शरीर के धड़ से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दे, तो उसको पैराप्लीजिया का नाम दिया गया है। पैराप्लीजिया में इससे नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। उसमें टॉयलेट बाथरूम में दिक्कत आ सकती है, खाने पीने में दिक्कत आ सकती है, दोनों पैर काम करना बंद कर देंगे, उसको पैराप्लीजिया का नाम दिया गया है। ये मोस्टली क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के यानी कि पीछे कहीं कोई चोट लगने के कारण नीचे का संचार का साधन यानी कि दिमाग उससे नीचे संदेश भेज नहीं पाता, तो ये समस्याएं आती है। ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम में काउंट किया जाता है। चौथा आता है क्वाड्रिप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया यानी कि टेट्राप्लीजिया, इसको टेट्राप्लीजिया का नाम भी दिया गया है। क्वाड्रिक यानी कि नाम से विदित होता है, क्वाड्रिक का मतलब चार, यानी कि शरीर के चारों अंग काम करना बंद कर देते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया का कारण होता है दिमाग के पिछले हिस्से में कोई चोट लगना, या गर्दन में चोट लगने के कारण दिमाग नीचे संदेश भेज नहीं पाता, उसके कारण शरीर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाता है, उसमें सांस लेने में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, टॉयलेट बाथरूम इन्वॉल्व हो जाता है, पेशेंट कब टॉयलेट जाता है कब नहीं जाता है, पेशाब कब करना कब नहीं करना उसको कुछ पता नहीं चलता, हाँ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। ये होता है क्वाड्रिप्लीजिया। एक और भी प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, जिसको मैं आपको बता दूं, जो एक बहुत बड़े वायरस के कारण आती है, जिसको कहते हैं आपका गुलीन बेरी सिंड्रोम, यानी कि जीबीएस जिसको हम कहते हैं, जीबीएस गुलीन बेरी सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसा वायरस जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज को आप कह सकते हैं, शरीर का एक ऐसी बीमारी जिसमें इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और शरीर में पेशेंट सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियां हिला सकता है, और नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, वो भी पैरालाइज की श्रेणी में ही आता है। तो ये हुए कुछ इसके प्रकार। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? ओके। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा, आप YouTube पे वीडियो देख के समझ सकते हैं, या नीचे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, तो उसका जवाब साथ के साथ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पैरालाइज के लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि पेशेंट को पैरालाइज हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो पेशेंट के हाव भाव से ही पता लग जाता है कि ये लकवा है या कुछ और है। यानी कि सबसे पहला कारण आता है कि पेशेंट का बैलेंस खो जाना, यानी कि वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, वो चलने में असमर्थ हो जाएगा, उसकी जबान लड़खड़ा जाएगी, उसको सुनने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, मुंह से लार आना शुरू हो जाएगी, एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा, हाथ पैर उसके कमजोर हो जाएंगे, उठने बैठने में दिक्कत हो जाएगी, मांसपेशियां उसकी नियंत्रित नहीं रहेगी, यानी कि वो इधर चलने की कोशिश करेगा, वो इधर जैसे लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, गर्दन अपने आप नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, खाना नहीं खा पाएगा, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये सारे लक्षण दिखते ही पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, लकवा होता क्यों है। तो लकवे के बहुत सारे कारण होते हैं। लकवे का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रोक, यानी कि दिमाग की नस का रुक जाना, या दिमाग में कोई थक्का जम जाना, या बीपी ज्यादा होने के कारण दिमाग की कोई नस फट जाना, उसके कारण लकवा होता है। ये सबसे बड़ा कारण है, इसको ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं।
यानी कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये समस्याएं आती है। दूसरा आता है रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई चोट लग गई हो या चलते वक्त कहीं कोई गिर गया हो, उसके कारण रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगने के कारण जो दिमाग की नसें, दिमाग वहां से संचार रीढ़ की हड्डी को भेजता है, रीढ़ की हड्डी से अपने नीचे के अंगों को जाता है, तो जहां चोट लगी है उसके नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसमें नीचे उसका संचार नहीं पहुंच पाता, तो रीढ़ की हड्डी भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसके कारण दिक्कत आती है। तीसरा आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी में विकार आ जाते हैं और वहां वो काम करना बंद कर देता है। ये एक ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज आती है जिसमें मांसपेशियां अपने आप ही काम करना बंद हो जाती है। चौथा आता है कुछ एक ऐसी बीमारियां आती है जिस बीमारियों के कारण पैरालाइज अटैक है, जैसे मैं आपको बताया ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आता है, गुलिन बेरी सिंड्रोम जिसको बताया ऑटोइम्यून डिजीज, वो भी इसमें आता है। ये भी इसके मुख्य कारण होते हैं। दूसरा, जिन पेशेंटों को शुगर है यानी कि डायबिटिक पेशेंट है, उनका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, तो उसमें इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या कोई एल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, चैन ड्रिंकर, चैन स्मोकर, उसमें भी ये दिक्कत आते हैं। या किसी का बीपी बहुत ज्यादा रहता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये मुख्य कारण है। या किसी ने कोई जहर खा लिया, कई बार क्या होता है कोई जहर बॉडी के अंदर ऐसा चला गया हो जो सीधा जाके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं कि जो लकवे का जो चरण होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि इसको कौन से श्रेणी में डाला जाए, यानी कि लकवे का जैसा लकवा होता है उसके हिसाब से उसको उसी श्रेणी में डालते हैं। सबसे गंभीर लकवा इसको कहते हैं कि दिमाग का कोई नस फट गया, नस फटने के कारण दिमाग के अंदर नस खून फैल गया पूरी नर्व वेसल्स में, उसके कारण उसको गंभीर श्रेणी में डाला जाएगा। या फिर दूसरा आता है बिल्कुल हल्का, जैसे थोड़ा बहुत कोई नस फटी है या नस ब्लॉक हुई है या हल्की चोट लगी है, तो वो थोड़े टाइम के बाद वो बंदा रिकवर हो जाता है। जो बिल्कुल सीरियस में आते हैं वो कभी प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाते। हाँ, कुछ एक ट्रीटमेंट देके उसको कुछ हद तक हम उसको रोक सकते हैं, और बिल्कुल जो हल्का फुल्का है वो थोड़े ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। तो हम इसको 2-3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने बात की लक्षणों के बारे में, अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोज कैसे करें। तो डायग्नोज हमने बताया कि चेहरा देख के भी पता लगता है, और उसके बाद भी पता ना चले तो कुछ एक ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, कि ब्लड की कमी नहीं है, या किस कारण से हुआ है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा होता है सीटी स्कैन या एमआरआई, इससे भी पता चलता है कि ब्रेन में कोई थक्का जमा हुआ है या कोई चोट लगी हुई है या किस कारण से हुआ है, या स्पाइन रीड की हड्डी का एमआरआई करा के उससे पता चले कि किस कारण से इसको। अगला है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बाद एक फ्लूइड डाला जाता है जिससे पता चलता है कि नर्व कहीं से ब्लॉक है कि नहीं है। इसके बाद आता है स्पाइन के अंदर से फ्लूइड से टेस्ट, यानी कि सीएसएफ फ्लूइड से टेस्ट किया जाता है, उससे पता चलता है कि कोई बीमारी तो नहीं है। इससे भी ये भी एक निदान करने का, यानी कि डायग्नोज करने का एक तरीका होता है। लास्ट में आता है बायोप्सी। कई बार बायोप्सी करके पता चलता है, यानी कि किसी भी अंग का जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां से कुछ हिस्सा लिया जाता है, टुकड़ा लिया जाता है मांस का, और वहां से टेस्टिंग करके पता चलता है कि उसमें कोई विकार तो नहीं है या उसका कारण क्या है। तो उससे भी कई बार पैरालाइज का पता चलता है। अब आता है कि पैरालाइज वाले पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, यानी कि लकवे से बचाया कैसे जा सकता है। लकवा हो गया, उससे बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले जैसे ही हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए और उसका इलाज स्टार्ट करा देना चाहिए। इलाज करने के बाद में पेशेंट की रख रखाव, उसकी देख रेख करनी चाहिए अच्छे से, उसके खाने पीने के बारे में, यानी कुछ अच्छा खाना देना चाहिए, देसी खाना जिसको हम कहते हैं। आहार में जो चीज डॉक्टर ने रिकमेंड की है वो चीजें देनी चाहिए। उसके बाद नशे से उसको बिल्कुल दूर रखना चाहिए, जैसे बीड़ी सिगरेट, वो जी चीजें जो भी ले रहा है वो बिल्कुल बंद करनी चाहिए उसको। एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि उसको समय पे एक्सरसाइज करवानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी अप्लाई करा सकते हो। फिजियोथेरेपी से संपर्क करके जब तक पेशेंट चल नहीं पाता उसको होम विजिट दी जाती है, यानी घर पे उसको एक्सरसाइज करवाई जाती है। एक्सरसाइज करवाने के साथ में कुछ फिजियोथेरेपी में कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी, कुछ मशीनें आती है जैसे टेंस आईएफटी वगैरह, वो अप्लाई कर मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है, तो उससे भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उसके बाद पेशेंट को टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करवानी चाहिए, पेशेंट को खड़ा करने की आदत डलवानी चाहिए, बार बार उसको घुमाना चाहिए, जितना घुमा सकते हैं उतना हो।
और मेडिसिन जो चला रखी है वो उसको टाइम पे टाइम बिल्कुल देनी चाहिए। उसका टाइम ये नहीं कि आज 2 बजे दिया, कल 5 बजे दिया, परसों 7 बजे दिया, ऐसे नहीं। जो मेडिसिन जिस टाइम बताइए उस टाइम पे उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन मिले तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। इसमें मसाज भी करवा सकते हैं, यानी कि मालिश का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अच्छी तरह से मालिश करें तो भी मांसपेशियां कुछ एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आता है एक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि पेशेंट का उसके बाद उसकी ड्रेसिंग कैसे है, उसको खाना पीना कैसे करना है, वो चीजें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि उसको बार बार बोलना सिखाया जाना चाहिए। उसको व्यवहार में वो चीजें लानी चाहिए, उसको बार बार बोलने के लिए कहना चाहिए कि आप बोल बोल के पढ़िए, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि जबान चली जाती है, जबान लड़खड़ाने लगती है या प्रॉपर बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, तो उसको बार बार वही चीजें रिपीट करवाई जाए जो हम लोग बोलते हैं। और पेशेंट को ऐसे माहौल में रखा जाए जिसमें वो कंफर्ट फील करे। ये नहीं कि पेशेंट को किसी एक कमरे में बंद कर दिया, हम उसके पास जा ही नहीं रहे हैं या उससे हालचाल नहीं पूछ रहे हैं। तो एक ये चीजें बड़ी मायने रखती है कि पेशेंट को कभी भी ट्रीटमेंट चल रहा हो या ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो पेशेंट को अपने बीच में रखिए, उसके साथ वही बातें कीजिए जो हम पहले करते थे। जो हम बात में आप परिवार के साथ बातें करते हैं उसके साथ भी वो शेयर करें। उसको ये महसूस ना हो कि वो मेरा हिस्सा नहीं है या उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई है या वो करने के काबिल नहीं है। उसको बार बार ये एहसास कराते रहिए कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी समस्या जल्दी क्योर हो जाएगी। और उसको वो सारी बातें बार बार करेंगे तो वो पॉजिटिविटी में रहेगा और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। व्हील चेयर सबसे बेस्ट होता है। स्टार्टिंग में व्हील चेयर जरूरी होता है, उसके लिए व्हील चेयर का यूज करें। फिर जो अंग कई बार मुड़ गए या काम नहीं कर रहा है तो उस पर ब्रेसेस लगाए जाते हैं। जैसे रिस्ट ड्रॉप है तो उसको थंब स्पाइक का सप्लेट अप्लाई कर सकते हैं। घुटने में कोई प्रॉब्लम आ गई, घुटना बार बार मुड़ रहा है तो ब्रेस अप्लाई कर सकते हैं। एंकल टो मूवमेंट के लिए उसको फुट ड्रॉप अप्लाई किया जाता है। फुट ड्रॉप है तो उस पर एएफओ जिसको बोलते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस, वो अप्लाई करके पैर को ऊपर रखा जा सकता है या पैर को बचाया जा सकता है नीचे गिरने से। ये सारी चीजें रखने के बावजूद कई बार क्या होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता तो लास्ट में सर्जरी ही रिकमेंड करनी पड़ती है। यानी कि कई बार सर्जरी से भी वो खून का कोई थक्का जम गया उसको वहां से निकालना पड़ता है। तो सर्जरी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन ये कुछ एक केसेस में, बाकी केसेस में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल रहता है और मैनिपुलेशन का। इसके बाद आता है कि पैरालाइज का सर्वाइवल रेशियो कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि लकवा कितना गहरा है, कौन से हिस्से में है, चोट के कारण है, स्ट्रोक के कारण है या हल्का है, कितना डीप है, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा थक्का जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और जो हल्का फुल्का है उसमें थोड़े टाइम में उसको रिकवरी आ जाती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पैरालाइज पेशेंट को साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। यानी कि उसके साथ ऐसे पेश आइए जैसे वो हमारे घर का मेंबर ही आज भी इतना ही एक्टिव है जितना पहले था और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसको मोटिवेट करते रहिए और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। उसको एक्सरसाइज टाइम पे कराइए, खाना पीना सही रखिए। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता, वो अपने लायक काम करने के लायक बिल्कुल हो सकता है। तो ये हुई कुछ बातें फिजियोथेरेपी के बारे में। और फिजियोथेरेपी में मोस्टली जो चैप्टर आज का था वो था पैरालाइज। तो पैरालाइज के बारे में मैंने जो आपको बताया कुछ समझ में आया, आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रह गई है तो मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ और इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास कैसी रही। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम इसमें और ज़्यादा सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। और आज जो चीज़ें आपको बताई गई पैरालाइज के बारे में उन सबको डीपली एक एक चीज़ें आगे चैप्टर में बताते जाएंगे। जो प्रकार मैंने बताए फिजियोथेरेपी में पैरालाइज के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सारे प्रकार आपको दोबारा रिपीट करके बताए जाएंगे। आज का चैप्टर पैरालाइज जिसके बारे में डिटेल आपको बताई अभी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच सके और आप नॉलेज ले सकें हर चीज़ के बारे में जो हम आपको बताते जा रहे हैं। धन्यवाद।